उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूर निकाले गए। प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर की बात, बोला अभियान से जुड़े सभी लोगों को सलाम। प्रधानमंत्री करेंगे कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन। एनएचएआई ने भेजा प्रस्ताव। पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार। 47 किलोमीटर कम होगी दूरी, 1.5 घंटा कम वक्त लगेगा। अमित शाह की कोलकाता में आज रैली। ममता सरकार ने नहीं दी थी इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली अनुमति। टीएमसी विरोध में ब्लैक डे मनाएगी। एमपी, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंडक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। बिहार में हिंदू मुस्लिमों की छुट्टी के लिए 2 कैलेंडर। दोनों की छुट्टियां 4-4 दिन घटी। उर्दू स्कूलों में हिंदू और बाकी में मुस्लिम त्योहार कम किए। संजय सिंह को जमानत नहीं। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। आप सांसद 56 दिनों से जेल में बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और सिलकारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जी हां, सिलकारा टनल से सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बात भी की है। टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से बात किए जाने की बात सामने आई है और टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से प्रधानमंत्री ने खुद बात की है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद श्रमिकों से फोन पर बात की है। एक 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया। देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले 17 दिनों से चला आ रहे इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता कल देर रात मिली, जब इन सभी श्रमिकों को सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद श्रमिकों से फोन पर बात की। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर की बात। और टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रमिकों से फोन पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, हम देख पा रहे हैं कि पिछले 17 दिनों तक रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत और पिछले 17 दिनों से इन श्रमिकों का मनोबल बरकरार रहना ही एक बड़ी वजह रही कि इस ऑपरेशन में हमें सफलता मिली। और आखिरकार वो पल आया जब चट्टानों को तोड़कर इसे ऑपरेशन को इसे पूरा किया गया और 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गरीबा, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल देर शाम जब इन शुभ समाचार जब ये मिला और शुभ समाचार के साथ में जो टनल से तस्वीरें दिखी, वो कहीं न कहीं भावुक करने वाली भी थी और देश के लिए बड़ी प्रेरणा का सबक मामले में कहीं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे ये श्रमिक भाई, तो कहीं न कहीं ये आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन एक बार इनके दिल में और दिमाग में जो है, तो इनके बीच जो 17 दिन इन्होंने बिताए हैं वो कहीं न कहीं गहरे हो चुके हैं। इसके साथ साथ देखिए पूरे देश भर में की निगाह जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के थी। वही
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन 41 श्रमिकों भाइयों से जो है फोन पर वार्ता की, इनका हौसला अफजाई करा और खास तौर पे तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के चर्चा की। बचाव दल के जो जज्बा है उसको सलाम कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके साथ साथ देखिए कल भी प्रेस वार्ता में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी श्रमिक भाइयों को घर तक जाने और इनको 1 माह तक छुट्टी देने के साथ साथ 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तमाम देखिए निगाह पूरे देश भर की जो है दीपावली की अगले दिन से जो है इस सिलक्यारा टनल पर बंदी हुई थी, लेकिन सिलक्यारा टनल का जो मिशन है वो अब ओवर हो चुका है। गरिमा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद ही पूरे इतिहास में देश के अंदर इस तरह बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है राजेश, और कहीं ना कहीं ये उपलब्धि हमारे जो रेस्क्यू टीम के कर्मचारी रहे हैं उन सब की रही, और साथ ही जो लोग भी इस अभियान से जुड़े रहे, इस ऑपरेशन से जुड़े रहे, वो सब इसके हकदार हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से उनकी दिन रात की मेहनत ही है जो आज श्रमिक सुरक्षित बाहर हैं। शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद श्रमिकों से बात की है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बात की। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर टनल से बाहर आए श्रमिकों से खुद सीएम मिले हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी ने की साहस और मनोबल की सराहना। प्रत्येक श्रमिक परिवार को 1-1 लाख की मदद मिलेगी। 41 श्रमिकों को दी जा रही हैं मेडिकल सुविधाएं। बाबा बौखना का मंदिर भी बनेगा। सीएम धामी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और उत्तराखंड और आईटीबीपी के जवान अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। प्रत्येक श्रमिकों को यहां पर आर्थिक मदद की भी बात सामने आई है और बाबा बौखना का मंदिर भी बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है खुद मुख्यमंत्री की ओर से। तो यहां खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड और आईटीबीपी के जवान अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 41 श्रमिकों को मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद
और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। यूपी सरकार आज पेश करेगी अपना बजट और दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखेगी सरकार, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अनुपूरक बजट औद्योगिक विकास पर रहेगा केंद्रित, अयोध्या, किसान और औद्योगिक विकास पर केंद्रित रहेगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय संपादक हैं। और मनीष पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, आज अनुपूरक बजट को लेकर बड़ी चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ खास हो सकता है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ खास होने की बात कही गई। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चूंकि ये जो योगी सरकार पार्ट 2 है, इसका दूसरा अनुपूरक बजट है। और जो अनुपूरक बजट 21-22-23 में पेश हुआ था, उससे करीब 8,500 करोड़ रुपए ज्यादा अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना बताई जा रही है। लगभग 42,000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट हो सकता है, जिसका जो मुख्य फोकस है वो किसानों को लेके है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, औद्योगिक विकास को लेके है, जो नव्य अयोध्या है उसको लेके है। इन तमाम चीजों को केंद्र में रखकर इस बार जो है ये बजट पेश किया जा रहा है। अगर देखा जाए इन बजट में कि कौन कौन सी वो मुख्य घोषणाएं हो सकती है, तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ और पॉइंटर्स में बता दूं। जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, उसको जोड़ने के लिए जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए एक जो 60 किलोमीटर का और नया लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में उसे भी उस काम के लिए भी कुछ बजट का प्रावधान रहेगा। उसके अलावा जो 4 लेन का जो 14 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस वे है चित्रकूट का, उसको जोड़ने का प्रावधान रहेगा। उसके लिए बजट आवंटित किया जाएगा। जो किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान है, उसको लेकर भी सरकार इस बजट में कुछ प्रावधान करेगी। उसके अलावा जो एक त्वरित आर्थिक विकास है, उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं, सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन की संभावना है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अपनी तरफ से खुद 2,500-3 हजार करोड़ रुपए के आसपास बजट की डिमांड की थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में करीब लोक निर्माण विभाग के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी व्यवस्था होगी। तो जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये। और मैंने बताया आपको कि अपने पिछले साल का जो कार्यकाल है, उससे लगभग 8,500 करोड़ रुपए ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार बजट पेश करेगी। क्योंकि पहले जो सत्र होगा, सत्र के शुरुआत के दौरान 1 घंटे के दौरान जो प्रश्न लिए जाएंगे। उसके बाद 12 बजे से जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, वो विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। जी बिल्कुल, यानी इस बार का बजट बहुत कुछ खास लेकर आने वाला है। फिलहाल देखना है कि जनता क्या कुछ इसमें से पसंद करती है और साथ ही विपक्षी इस बजट को लेकर क्या कुछ कहते हैं। शुक्रिया आपका मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर अनुपूरक बजट इस बार का ज्यादा बड़ा होने वाला है और गन्ने बकाया भुगतान पर स्पेशल पैकेज लाने की भी संभावना इस बार के बजट में नजर आ रही है। तो यह हम जानकारी आपको बता दें। और साइबर हेल्पलाइन, महिला डेस्क के लिए भी बजट के आसार आज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल नए मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टरों के वेतन के लिए भी प्रावधान होने की बात इस बजट में सामने आ रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यूपी में भी 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, छाया रहेगा कोहरा। यह हम खबर आपको बता दें। यूपी के कई जिलों में लुढ़का तापमान,
तो यूपी के कई जिलों में पारा लुढ़का हुआ नजर आया और पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो यूपी के कई जिलों में तापमान गिरता हुआ नजर आया और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अभिनव शुक्ला कानपुर से है, लखनऊ से पवन तिवारी हैं, विनीत गुप्ता संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिनव का रुख कर लेंगे। अभिनव, कानपुर में भी हमने देखा कि जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, चाहे कोहरे की बात करें वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ठंड के चलते धूप भी बहुत कम निकल रही है। अनम्यूट कीजिए अभिनव, पहले अनम्यूट कीजिए। अभिनव अनम्यूट नहीं, अभी नहीं है, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद ही अपनी बात को शुरू करिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है अभिनव। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले और संवाददाता है उनका रुख कर लेते हैं। पवन तिवारी के पास जाएंगे। पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, पहाड़ों पर भी 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, जिसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। लखनऊ में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। अनम्यूट कीजिए पवन, आपकी भी आवाज नहीं मिल रही है। की आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, आप सभी बने रहेगा हमारे साथ में, आपके पास लौटते हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी, जहां पर पहाड़ों पर अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। पहाड़ों पर अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। यूपी में भी 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। तेज हवाएं चलेंगी और कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ में भी ठंड बढ़ गई है, पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है, लेकिन उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी हम देख पा रहे हैं। हेलो जी पवन बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार 2 दिन तक कुछ इलाकों में जो है बारिश होगी और उसके साथ ही साथ जो कोहरा है वो काफी घना कोहरा होगा। लखनऊ के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे बात की जाए बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, इन सब इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसका जो है असर आज सुबह देखने को मिला। साफ तौर से राजधानी लखनऊ में सुबह से ही धुंध काफी कोहरा छाया हुआ था और कोहरे के कारण काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात की जाए विमान सेवाओं की, तो विमान सेवा कल से ही बेपट रही है। कल भी जो है 3 विमान जो है डायवर्जन किए गए थे। जो लखनऊ आने वाले जहाज थे वो उनको एक जहाज झारखंड और एक जहाज दिल्ली को डाइवर्ट किया गया था। आज की बात की जाए तो आज भी 2-3 जो विमान है काफी लेट है, अपने तय समय से विलंबित हुए हैं। तो कोहरे का असर कहीं ना कहीं यातायात पर बुरी तरह पड़ रहा है। बात की जाए चाहे जो सड़क मार्ग की हो, चाहे विमान सेवाओं की हो, रेलगाड़ी की हो, तो सब पे असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब होने वाली, क्योंकि जो कोहरा है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, 1 तारीख तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कोहरे में वृद्धि होने की चेतावनी जारी की। तो अभी ये इस तरह मौसम की शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत के ही समय जो दावे किए गए थे उसकी पोल खुलना शुरू हो गई है। चाहे विमान सेवाओं की बात हो, चाहे रेलगाड़ी की बात हो, क्योंकि जिस तरह विमान सेवाओं को संचालन करने वाले लोगों ने कहा था कि इस बार कोहरे से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी कोहरा शुरू हुआ, उसके बाद ही जो है विमान सेवाओं की गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो इस तरह देखा जाए तो जो ठंडक है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और जो मौसम जो है चेंज हुआ है, इसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर चल रही जो
पश्चिमी हवाएं हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते और जो वहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी अभी जो है हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी और दिन का जो तापमान है वो कम होगा, क्योंकि जो सूरज है वो कम उनकी किरणें कम यहाँ तक पहुंचेंगी, बादल छाए रहेंगे, जिससे जो ठंडी है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर ठंड बढ़ने की अभी आगे और भी संभावना है। कानपुर से अभिनव है, अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, कानपुर में भी कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। कितना असर यातायात पर पड़ रहा है इस सब का? बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है तो उसके बाद से ही कानपुर में भी लगातार ठंड जो है अपने पैर पसार रही है। लगातार कोहरा, सुबह और शाम कोहरा बढ़ रहा है। सूर्य देवता के दर्शन बहुत ही कम हो रहे हैं। सारा दिन भर की बात करें तो दिन में हल्की बदली सी छाई रहती है। अगर यातायात की बात करें तो इस लगभग 9 बजे से 10 बजे का भी समय अगर होता है तो विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर उनको चलना पड़ रहा है। और यही बात करें रेल मार्ग की तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रोका गया है और कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी रफ्तार को कम किया गया है, जो लेट हो रही हैं लगातार, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बस सेवाओं की बात करें तो परिवहन विभाग में भी यही चीज है कि बसों को थोड़ा लेट होना पड़ रहा है। बसें लेट हो रही, कोहरे की वजह से बसों की रफ्तार को कम किया गया है, जिससे किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। तो शहर में भी ठंड का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, शहर में ठंड का असर जो है देखने को मिल भी रहा है और ठंड बढ़ती भी जा रही है। इस पर और भी लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, विनीत के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार मौसम बदल रहा है, अलग अलग जगहों पर ठंड का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में लखीमपुर से हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता लगातार बने हुए, विनीत के पास चलेंगे। विनीत, लखीमपुर में भी हमने देखा है या फिर आसपास के कई और अगर इलाकों की बात करें तो यहाँ सभी जगहों पर ठंड दस्तक दे चुकी है और अब सूर्य देवता के दर्शन भी नाम मात्र के लिए ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात की खासतौर पर लखीमपुर की बात करें तो नदियां बेहद नजदीक है, इसके चलते ठंड और कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है। आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है इसके कारण पहले से ही लखीमपुर तराई इलाका गिना जाता है, जहां लखीमपुर खीरी में नदियां शहर के चारों तरफ से जिला जो घिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो कोहरे की आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि अभी कोहरे की घनी जो चादर वो चढ़ी हुई है। और बात की जाए यहाँ ठंड की तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आगे 2 दिसंबर तक जो है बूंदाबांदी हो सकती है। बता दें कि अभी एक दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी, जिसके कारण लखीमपुर खीरी जिले में ठंड बढ़ गई है। वहीं अब ठंड के कारण बुजुर्गों और बच्चों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी इस ठंड ने लोगों के लिए समस्याओं को बढ़ा दिया है। हमारे साथ में प्रवीण गुप्ता भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रवीण, अगर बात करें दिल्ली में तो ठंड काफी ज्यादा होती है और हर बार की तरह इस बार भी जब ठंड की शुरुआत हुई है इस सब का कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जानकारी है कि दिल्ली में कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई लेट्स भी चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। कई ट्रेनों के लेट होने से चलते यात्री प्रभावित हो गए हैं। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से दिल्ली में ठंड का कहर हर बार पड़ता है और सबसे ज्यादा पड़ता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि पिछली बार जो ठंड जब दिल्ली में पड़ी थी तो उसने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इस बार का मानना यह है कि अब की जो ठंड पड़ेगी उसमें उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बारिश का प्रभाव बना हुआ है और लगातार बारिश होती जा रही है। कल भी पूरा दिन दिल्ली में बारिश होती रही और 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं थी। इसको उसी के चलते प्रदूषण में भी काफी सुधार देखने को मिला है। प्रदूषण की वजह से जिन डीजल गाड़ियों को, पेट्रोल गाड़ियों को ऑड इवन नंबर से चलाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, वो कल रात को रद्द कर दिए गए और सभी जो रोड पे चलने वाले वाहन है, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ियां हो चाहे वो डीजल की गाड़ियां हो, उनको अनुमति दे दी है कि अब वो गाड़ियां रोड पे फिर से दौड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुमति मिल गई है, लेकिन क्या आने वाली ठंड को देखते हुए प्रवीण प्रशासन को इंतजाम कर रहा है दिल्ली में? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से बारिश का प्रकोप यहाँ पे दिल्ली के अंदर अभी चल रहा है, उस तरीके से दिल्ली में ठंड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
तो प्रशासन उस चीज के लिए अलर्ट है और सभी जगहों पे जिस तरीके से पिछली साल दिल्ली सरकार ने अलाव का इंतजाम किया हुआ था जगह जगह पर, पिछली बार भी हमने दिखाया था दर्शकों को कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने जगह जगह अलाव का इंतजाम किया हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन देखिए अगर ठंड इस बार अगर रिकॉर्ड टूटता है तो इस बार ठंड पहले से ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल, यानी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और उसको लेकर प्रशासन क्या इंतजाम करता है इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। लखनऊ से पवन है, पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, देखिए ठंड बढ़ रही है, यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, आपने भी साझा किया कि कई विमानों पर भी इसका असर पड़ रहा है, डाइवर्जन भी हो रहा है, इसके साथ ही साथ सड़कों पर भी हमने देखा कि किस तरीके से अब लोगों की भीड़ जो है वो कम नजर आती है। लेकिन लखनऊ में प्रशासन आने वाले ठंड को लेकर क्या कोई इंतजाम कर रहा है? क्या रैन बसेरों को अभी से दुरुस्त किया जा रहा है? ऐसी कोई जानकारी मिली आपको? जब आपको बता दें कि जो लखनऊ प्रशासन है, फिलहाल अभी ठंड को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। कोई भी मतलब प्रशासन पूरी तरह एक्टिव नहीं है। बात की जाए रैन बसेरों की, तो जो पुराने रैन बसेरे जो परमानेंट यहाँ पर बने हुए हैं वही रैन बसेरे अभी भी हैं, लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ठंडक का प्रकोप नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ठंडी पड़ी है, दिन में भी तापमान घटा है, उसके बाद अब जो है लग रहा है कि सर्दी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो गया है। लेकिन अभी प्रशासन इसको लेकर सचेत नहीं है। अभी कोई भी इंतजाम सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे। जो रैन बसेरे पुराने बने हुए वही पुराने हैं, अभी नया रैन बसेरा कोई बनाया नहीं जा रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो प्रशासन अभी और ठंडक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाता है, काफी ठंडक पड़ने लगती है, उसके बाद जब कोई घटना दुर्घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन के कान पर जरूर देखती है, तभी वो जो है कोई कार्रवाई शुरू करता है। फिलहाल अभी हमको यहाँ पर कोई भी रैन बसेरा नया बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर यानी कोई भी इंतजामात नजर नहीं आते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता हैं अभिनव, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अभिनव, कानपुर में क्या कोई इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी से हम सड़कों पर देख पा रहे हैं कि जो बेसहारा लोग हैं, बेसहाय लोग हैं, इनके सामने समस्याओं का अंबार लग गया है ठंड के चलते। बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ से पवन ने बताया कि शहर में प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं, वहीं कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी अभी तक इस तरीके के कोई भी प्रशासन ने इंतजामात नहीं किए हैं अभी तक। ना ही रैन बसेरों को दुरुस्त कराया गया है, ना ही सड़कों पे अलाव की व्यवस्था कराई गई है। और अगर पहले की बात कर ले तो पहले भी केवल खाना पूर्ति होती थी, एक दिन केवल लकड़ियों को अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करा दी जाती थी, उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहता था। रैन बसेरों को भी यानी व्यवस्थाओं में अभी भी जो है वो हीला हवाली बढ़ती जा रही है, कोई इंतजामात नजर नहीं आते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ प्रशासन करता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खास इंतजामात प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं। फिलहाल ठंड के चलते बड़ा असर लोगों पर देखने को मिल रहा है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बारिश की वजह से कम हुआ प्रदूषण और CAQM ने ग्रैप 3 को तुरंत प्रभाव से हटाया है। अब लोग अपने रुके निर्माण कार्य भी पूरा करा सकते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी लगी रोक को खत्म कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए बारिश के चलते अब यहाँ पर प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और BS3 पेट्रोल और BS4 गाड़ियां डीजल पर लगी रोक को भी खत्म कर दिया गया है। बारिश की वजह से प्रदूषण कम हो गया है। तो बारिश की वजह से कम हुआ प्रदूषण। और यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बारिश की वजह से हमने देखा कि प्रदूषण कम हुआ, जिसके चलते कई रोक जो लगाई गई थी उन्हें हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर सुरंग से बाहर आया जिले का लाल। अखिलेश के घर पर जश्न शुरू होगा और उत्तरकाशी में टनल से बाहर निकाले गए मजदूर। मिर्जापुर के अखिलेश सिंह के घर पर भी जश्न देखने को मिला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मिर्जापुर के अखिलेश सिंह के घर पर जश्न शुरू हुआ। पटाखा फोड़कर व शंख बजाकर जश्न मनाते नजर आए घर वाले। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर के अखिलेश सिंह के घर पर जश्न की शुरुआत हुई।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, मिर्जापुर के अखिलेश सिंह के घर पर जश्न की शुरुआत हुई। और अखिलेश के घर पर जश्न शुरू हुआ, पटाखे फूटकर शंख बजाकर जश्न मनाया गया। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां राजधानी में विमान का संचालन गड़बड़ाया है। लखनऊ आने वाली कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। 2 उड़ानें दिल्ली, 1 उड़ान झारखंड के लिए डाइवर्ट की गई। लखनऊ में आपको बता दें कि यहां पर लखनऊ आने वाली कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। लखनऊ में चक्कर काटते घटा ईंधन, तो दिल्ली लौटा विमान। 45 मिनट चक्कर काटने के बाद दिल्ली लौटी फ्लाइट और बाद में ये फ्लाइट शाम को लखनऊ उतरी। विमान में बैठे यात्री घंटों रहे परेशान। उड़ान 2:20 पर दिल्ली में वापस उतरी। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे यात्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये फ्लाइट शाम को वापस लौटी। विमान में बैठे यात्री घंटों तक परेशान नजर आए और उड़ान 2:20 पर दिल्ली में वापस उतरी। बाद में ये फ्लाइट शाम को लखनऊ वापस आई और विमान में बैठे यात्री घंटों तक परेशान नजर आए हैं। तो विमान में बैठे यात्री घंटों तक परेशान दिखाई दिए। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे यात्री। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की बात सामने आई है। अब तक 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। तकरीबन 9 जगह पर मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट और लैब रिपोर्ट आने के बाद दर्ज की जाएगी एफआईआर। खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। अब तक 50 अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तकरीबन 9 बजे 9 मिले हलाल प्रोडक्ट और लैब रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तकरीबन 9 जगह पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलने की बात सामने आई। और गाजियाबाद से खबर, अब तक 50 अलग अलग जगह पर छापेमारी की बात सामने आई है। अब तक 50 अलग अलग जगह पर छापेमारी हुई। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी। तकरीबन 9 जगह मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। गाजियाबाद से खबर, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की बात सामने आई। तकरीबन 9 जगह मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां पर सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों के घायल होने के बाद अनियंत्रित ट्रक ने मारी रोडवेज बस में टक्कर और लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोड पर ठेला लगाने वाले सहित आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, शहर कोतवाली के सिविल लाइंस चौराहे की ये पूरी घटना सामने आ रही है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौके पर सीओ सिटी सहित पुलिस बल मौजूद। शहर कोतवाली के सिविल लाइंस चौराहे की ये पूरी घटना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई। मैनपुरी से अगली खबर है, जहां पर रोडवेज बस और कार में टक्कर, कार सवार दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। ड्राइवर की हालत गंभीर है। सभी घायलों को सैफई पीजीआई भेजा गया है। बहू को विदा कराकर जा रही थी कार। थाना कुर्रा इलाके में हुआ हादसा। यह आम खबर आपको बता दें, ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जाती है। ये बड़ी खबर, सभी घायलों को सैफई पीजीआई भेजा गया है। तो सभी घायलों को सैफई पीजीआई भेजा गया और ड्राइवर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। थाना कुर्रा इलाके में हुआ हादसा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मैनपुरी से खबर, रोडवेज बस और कार में टक्कर हो गई और कार सवार दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां सहेली की शादी से लौट रही युवती से रेप हुआ और कार में लिफ्ट देकर दरिंदगी की बात सामने आई। खंडहर नुमा मकान में दिया वारदात को अंजाम। किसी तरह से चंगुल से छूटकर भागे पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, और मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो मंडी धनौरा क्षेत्र का ये पूरा मामला। अमरोहा से खबर, सहेली की शादी से लौट रही युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, खंडहर नुमा मकान में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अमरोहा से खबर, सहेली की शादी से लौट रही युवती से रेप की बात सामने आई है। खंडहर नुमा मकान में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। किसी तरह चंगुल से छूटकर भागी पीड़िता। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला है। अमरोहा से खबर,
सहेली की शादी से लौट रही युवती से रेप की बात सामने आई है। कन्नौज से खबर है, जहां जीएसटी टीम की इत्र व्यापारी के यहां पर रेड, मालिक परफ्यूम के यहां पर हुई छापेमारी। इटावा और कन्नौज की टीम कर रही पड़ताल। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडई का ये पूरा मामला है और मालिक परफ्यूम के यहां पर छापेमारी की बात सामने आई है। इटावा और कन्नौज की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडई का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और कन्नौज से खबर, जीएसटी टीम के इत्र व्यापारी के यहां पर रेड की बात सामने आई है। तो कन्नौज से ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलिक परफ्यूम के यहां पर छापेमारी की बात सामने आई। फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता दें, इटावा और कन्नौज की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। तो इटावा और कन्नौज की टीम यहां पर कर रही है जांच पड़ताल। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडई का ये पूरा मामला सामने आया है। कन्नौज से खबर, जीएसटी टीम के इत्र व्यापारी के यहां पर रेड। और अहम खबर आपको हम बता दें, इटावा और कन्नौज की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां मोबाइल टावर्स की बैटरी चुराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 10 बैटरी, 2 मशीन और एक कार समेत लाखों का माल बरामद किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए बदमाश, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां पुलिस की कार्रवाई में बदमाश पकड़े गए और पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों को पकड़ लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की आम खबर बुलंदशहर से, जहां मोबाइल टावर्स की बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आई है, जहां पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सरगना सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 8 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे साउथ दिल्ली के धौलाकुआ इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो सोनू पिछले 1 साल से दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के 40 गैंगस्टरों को 40 से ज्यादा चीजें सप्लाई कर चुका है। सोनू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है।
खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान जीरकपुर हल्का डेरा बस्ती के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने जमीन मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में आए किसानों की जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ सरकार से आग्रह किया कि उनके हल्के का विकास भी किया जाए। DRO वगैरह। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।